तो अब स्टार्ट करते हैं विद अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर के कुछ बेसिक रूल्स पढ़े और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, उनके फॉर्मूलाज और उनको कैसे हम नेमिंग करेंगे वो हमने पढ़ा। तो अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर दीज 3 पर्टिकुलर कंपाउंड्स। देखिए, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स आर कंपाउंड्स having same molecular formula but different structures। ठीक है, तो यहां हम पर्टिकुलरली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आइसोमर्स स्ट्रक्चरल भी होते हैं, कुछ स्टीरियो होते हैं, बट हम स्टीरियो वाले एस्पेक्ट को नहीं देख रहे अभी हम। तो आप लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, या बोलते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करें। फर्स्ट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है। अगर आप ब्यूटेन का इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो ये बनेगा C4H10 क्योंकि एल्केन है, CnH2n+2। अब C4H10 को मैं कैसे कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये देखिए। एक सिंपल मेथड तो हमें पता है कि 4 कार्बन आप एक लाइन में सीधे से लगा दें, पर दूसरा तरीका ये भी तो है कि मैं 3 कार्बन को एक लाइन में लगाऊं और 4th को ब्रांच में लगा दूं। कुछ ऐसा भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, पहले कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स हैं, दूसरे कार्बन के 3 बॉन्ड कार्बन के साथ है और एक हाइड्रोजन के साथ, तो इसके भी 4 बॉन्ड हैं, तीसरे के भी और 4th के भी। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या था, यहाँ पर मैंने चारों कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखा। तो स्ट्रेट का मतलब है N ब्यूटेन, N का मतलब है नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट है चेन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मेरी लंबी चेन है, सबसे लंबी चेन, वो 3 कार्बन की है। और अगर 1 2 3 में उनकी नंबरिंग करता हूँ तो 2 पोजीशन पे मैंने एक CH3 ग्रुप ब्रांच की तरह लगा दिया। तो दोनों में देखा जाए तो कार्बन तो 4 हैं, हाइड्रोजन भी 10 हैं, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है C4H10, बट दोनों का क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक में 4 कार्बन की चेन है और एक में 3 कार्बन की चेन और एक ब्रांच है। तो ब्यूटेन के लिए ये 2 अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। क्या कोई तीसरा अरेंजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चर आइसोमर इसके लिए हम बना दिए। सेकेंड इज पेंटेन। तो पेंटेन में 5 कार्बन होंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C5H12। तो 5 कार्बन पहले तो हम लाइन में लिख देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट चेन। तो ये देखिए, इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब दोबारा मुझे क्या करना है, मैं एक ब्रांच लगाता हूं। तो चलिए एक ब्रांच हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर इजी तरीके से करना है तो आप पहले क्या करें, 4 कार्बन को सिर्फ कार्बन लिखें, हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है। 4 कार्बन सीधे लगा दिए। अब एक ब्रांच लगानी है, तो कहाँ लगाएं, चलिए यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, और आप बोलेंगे कि यहाँ भी तो लगा सकते हैं, पर पॉइंट ये है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं पलट दूँ तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है कि ये भी अलग बना दिया आपने और ये भी अलग बना दिया। इसको अगर हम 180 डिग्री पे रोटेट कर दें तो ये बन जाएगा। तो इसलिए ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, हाँ, एक और स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है, वो है कि आप 3 कार्बन की चेन लें और दूसरी पोजीशन पे एक ऊपर और एक नीचे ग्रुप लगा दें। ठीक है, अब हाइड्रोजन लगानी है बॉन्ड पूरे करने के लिए। तो देखिए, ये जो 4 कार्बन बाहर लगे हैं, इनके एक एक बॉन्ड हैं,
तो इनके साथ 3 हाइड्रोजन लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर CH3 और मिडल में जो कार्बन है उसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके साथ CH3, बाहर वाले के साथ CH3, इसके साथ CH3, इस पे CH2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 बॉन्ड है, एक ही हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास स्ट्रक्चर आ गए पेंटेन के लिए। ओके, अब हमें किसके लिए ड्रॉ करना है? हेक्सेन के लिए। ठीक है, तो अब हेक्सेन के लिए देखते हैं हेक्सेन के लिए कितने हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो हेक्सेन के अगर आप ट्राई करें तो इसका फॉर्मूला होगा C6H14। तो पहले तो हम 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगा देंगे, और जब हम 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट लगाते हैं तो उसको N लिखते हैं, मतलब स्ट्रेट चेन वाली जो एल्केन्स होती हैं उनको N एल्केन्स कहा जाता है। तो ये N हेक्सेन होगी। अब दूसरा 5 लगाएं, 5 हमने सीधे रख दिए और एक ब्रांच लगा दी। हाँ, अब ये पॉसिबिलिटी है, एक ब्रांच आप इस पोजीशन पे लगाएं और नेक्स्ट टाइम इस पोजीशन पे लगाएं, तो डिफरेंट है ना। अब पलट के सेम नहीं आएगा, क्योंकि राइट साइड से चलें तो दूसरे कार्बन पे ब्रांच है, यहाँ पर राइट से चलें तो तीसरे पे ब्रांच है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। तो 5 कार्बन में 2, ये मतलब 5 कार्बन की चेन वाले में 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब 4 कार्बन की चेन लेते हैं, 2 ब्रांच लगा देते हैं। ठीक है, एक ब्रांच यहाँ लगा दी, एक ब्रांच हमने यहाँ लगा दी, एक ही हो गया। दूसरा 4 कार्बन की चेन में 2 कार्बन की ब्रांच भी तो लग सकती है। ठीक है, पर क्या ये अलग स्ट्रक्चर है? नहीं, देखिए ये स्ट्रक्चर और ये बिल्कुल सेम है। क्यों? अब ऐसा नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है कि सीधे ही चलना है। लॉन्गेस्ट चेन कोई भी हो सकती है। ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो देखिए यहाँ से चले 1 2 3 4 5, तो ये 5 की चेन बनी और तीसरे पे ब्रांच। ये भी तो वही चीज़ है, 3 4 5, 5 की चेन और तीसरे पे ब्रांच। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करने। तो 4 के ऊपर आपने 2 ब्रांचेस लगा दी। ठीक है, हाँ ये हम कर सकते हैं, एक ही कार्बन पे दोनों ब्रांच लगा दो। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो 4 कार्बन की होगी और दूसरे वाले पे ही दोनों कार्बन लगे हैं। यहाँ पर दूसरे और तीसरे पे लगी है ब्रांच। ठीक है, तो देखिए 6 कार्बन का कर दिया, 5 वाली चेन का कर दिया, 4 वाली चेन का कर दिया। अब क्या हम 3 वाली चेन के साथ कुछ कर सकते हैं? यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3, इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करें अगर हम। मान लीजिए यहाँ एक चेन लगा दी हमने, यहाँ एक चेन लगा दी, अभी भी 5 हुए। अच्छा, अब 6 हो गए। ठीक है, तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर हमने पहले ड्रॉ किया? यस, ये देखिए 4 कार्बन की चेन थी, दूसरे पे 2 ब्रांच है। यहाँ पर भी ये चेन 4 कार्बन की है और दूसरे पे 2 ब्रांच, तो मतलब रिपीट हो गया। तो इसको भी ड्रॉ नहीं करना है। तो ये देखना कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे भी बन सकती है टेढ़ी मेढ़ी। ये नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन सीधी ही होती है हमेशा। ठीक है, तो और क्या पॉसिबिलिटी है इसमें? तो अब अगर हम और कोई भी अरेंजमेंट बनाने की ट्राई करें तो वो नहीं बनेगा, यही स्ट्रक्चर रिपीट होंगे। ठीक है, तो अगर यही स्ट्रक्चर रिपीट होंगे तो इनकी आप, अब इनमें क्या करना है आपको? सिर्फ जो हाइड्रोजन्स हैं वो आपको अटैच करनी हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ CH3 आ जाएगा, CH2, यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हैं तो एक हाइड्रोजन, ये CH3 और यहाँ भी CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H। तो इस तरह से आप डिफरेंट
कंपाउंड्स के लिए प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो आइसोमर्स हैं ये इस पे काफ़ी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और इनको आप याद नहीं रख सकते। आपको प्रैक्टिस कर कर के पता लगता है कि किस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो मान लीजिए अब हम यहाँ पर लिमिटेड बनाएंगे। पहला इथेनोइक एसिड, क्या करना है, इथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड और ओइक, तो इथेनोइक हमें पता है CH3COH, ये होता है इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का आइसोमर जो एक बनता है वो ये है HCOOCH3, ये एस्टर बनता है इसका। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दोनों का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या है, कार्बन कितने हैं, C2H4O2, तो यहाँ पे 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और इन दोनों को बेसिकली कहा जाता है फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर की ही एक फर्दर वैरायटी है फंक्शनल के। डिफरेंस है क्या, स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है, पर किस तरह का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर एस्टर है COOR। ठीक है, बट हमने ये अभी नहीं पढ़ा है, बट स्टिल जस्ट एक नॉलेज के लिए, क्योंकि आप जैसे आगे पढ़ेंगे कल को अगर आप ये टॉपिक रिवाइज भी करते हैं तो आपको इन क्वेश्चन से थोड़ी हेल्प ही मिलेगी। सेकेंड इज ब्रोमोपेंटेन। अब देखिए ब्रोमोपेंटेन इन्होंने लिख तो दिया है, तो मतलब है पेंटेन का मतलब कि 5 कार्बन, मतलब 5 कार्बन होंगे और ब्रोमो कहीं पे लगा होगा। अब देखिए ब्रोमो कहाँ लग सकता है, एक बार तो इस पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है, दूसरी बार इस पोजीशन पे लगा दिया, तीसरी बार इस पोजीशन पे लगा दिया। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, हाँ मेन चीज़ ये है कि आप पेंटेन को चेंज नहीं कर सकते, मतलब जो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है वो ऐसी ही रहेगी। तो चेन आपकी 5 कार्बन की ही होनी चाहिए तीनों में। हाँ, ब्रोमीन कहाँ पर लगा है ये, पर जनरली होता क्या है, जब आपको नंबर नहीं लिखा होता, जैसे इसकी बात करें तो ये होगा 2 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे ब्रोमो लगा है। इसकी अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं सिर्फ ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि अगर आप 1 लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड होता है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 ही होगा। इसकी नंबरिंग करें तो दोनों तरफ से 3 आएगा, तो इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो पेंटेन। तो अगर ब्रोमोपेंटेन कहा गया है तो ब्रोमोपेंटेन के तो ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ठीक है, वो 1 पे हो सकती है, 2 पे हो सकती है ब्रोमो, या 3 पे भी हो सकती है। तो वैसे ही अब सी देखते हैं, ब्यूटेनोन। देखिए ब्यूट एन ओन, अब ओन का मतलब क्या है कि कीटोन है यहाँ पे, ओके, और इन्होंने ओन की पोजीशन नहीं बताई है कि ओन कहाँ है, तो चलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम सेकंड पोजीशन पे लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो गए, तो ये हो गया आपका ब्यूटेनोन। ठीक है, अब कीटो को अगर आप दूसरे पे भी लगाते तब भी चलेगा, यहाँ से राइट तीसरे पे लगाते तो वो राइट साइड से दूसरा होता। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि सर ऐसे क्यों नहीं लिखा, CH3CH2CO CH3 हम तीसरी पोजीशन पे लगाएंगे, बात तो एक ही है, दोनों को पलट के देख लीजिए 180 डिग्री पे घुमा के, क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, हाँ, जो कीटोन है इसका एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बनता है अल्डिहाइड, मतलब इसका जो फॉर्मूला है आपके पास वो कितना है, अगर इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं ब्यूटेनोन का, तो फॉर्मूला इज, देखिए 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 हैं और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो C4H8O।
अब इसका एक और अरेंजमेंट ये बनेगा अल्डिहाइड। इसका भी फॉर्मूला यही है C4H8O। ठीक है, तो ये मैंने 2 एग्जांपल दिए, वैसे तो और भी इसमें बनते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर, पर ये 2 कॉमन है। तो याद रखें अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, और जो इसके अलावा होते हैं वो हम हायर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं 4th इज हेक्सेनल। देखिए D, हेक्सेनल का मतलब है अल मीन्स अल्डिहाइड, हेक्स मीन 6 कार्बन, तो CH3 CH2 CH2 3, देखिए 4th कार्बन, ये 5th और CHO 6 कार्बन हो गए। ओके, अब हेक्सेनल में क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड को आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। अल्डिहाइड हमेशा एंड पोजीशन पे आता है चेन के। हाँ, अभी हमने पढ़ा कि अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, तो इस अल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल आइसोमर कीटोन्स बन जाएंगे। ठीक है, पर चलिए उनको छोड़ देते हैं अभी। जस्ट ब्रोमोपेंटेन ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ब्रोमो कहाँ कहाँ लग सकती है। ओके, अब नेक्स्ट हमने ग्रेफाइट और डायमंड को एलोट्रॉप्स में तो पढ़ा था एक ब्रीफली, अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, कि क्या क्या इनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये आपके एडिशनल नॉलेज के लिए है, अगर आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए। देखिए डायमंड की पहली प्रॉपर्टी है इट इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, बहुत शाइन करता है इसीलिए इतना महंगा है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट बेंड होती है। ठीक है, आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि जब एयर से लाइट वाटर में एंटर करे या ग्लास में एंटर करे, तो जब भी एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड होती है। हाँ, किस तरफ बेंड होगी ये डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम की डेंसिटी कैसी है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है ज़्यादा बेंडिंग। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज़्यादा बेंडिंग, और जितनी ज़्यादा लाइट बेंड करेगी उसी की वजह से डायमंड की शाइन होती है। डायमंड की कटिंग इस तरह से की जाती है कि लाइट एक बार अंदर एंटर करती है तो काफ़ी बेंड करती है और काफ़ी बार अंदर ही डायमंड के अंदर स्ट्रक्चर में घूमती रहती है और फिर बाहर निकलती है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा ब्रिलियंस से शाइन करता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। सेकंड, बहुत हाई का मतलब है अराउंड 2.6 के आसपास। ठीक है, बहुत हाई नहीं मतलब इनफाइनाइट वैल्यू है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, कि नेचुरल जो सब्सटेंस मिलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड होता है। थर्ड, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में क्या होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस या इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, मतलब एक कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो चारों बॉन्डिंग में लगे होते हैं। तो एक कार्बन चारों तरफ 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इट हैज़ हाईएस्ट नोन थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब हीट इसमें बहुत इजीली फ्लो करती है। जैसे आप अगर एक गैस के ऊपर स्पून को रखते हैं फ्लेम पे, तो क्या होता है, जिस एंड को आपने फ्लेम पे रखा है वो एंड तो गर्म होगा, पर धीरे धीरे जहाँ से आपने स्पून को पकड़ा है वो एंड भी गर्म हो जाता है, मतलब हीट फ्लो कर रही है। तो डायमंड भी बहुत अच्छे से हीट को फ्लो कराता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। इसी से हम पता करते हैं कि कौन सा फेक डायमंड है। अगर आप फेक डायमंड लाते हो तो उसको चेक करने के लिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी से पता लगाया जाता है। फिर इसको और ग्रेफाइट को चेक करें तो ग्रेफाइट से ज़्यादा डेंसिटी है डायमंड की, मतलब डायमंड ज़्यादा भारी होगा, तो इसकी डेंसिटी है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डायमंड कार्बन में जलता है तो क्या होता है, C+O2 गिव्स यू CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और इसके स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन 4 अलग कार्बन से अटैच्ड है थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, और इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इसकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा हार्डनेस की वजह से ये 4000 डिग्री सेल्सियस तक
सबलाइम नहीं होता, मतलब 4000 डिग्री सेल्सियस तक ये सॉलिड ही रहेगा। उसके बाद ये मेल्ट नहीं होता, ये डायरेक्टली वेपर फेज में चला जाता है, दैट इज इट डायरेक्टली सबलाइम्स अबव 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बहुत हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम देखें तो एक सेंटर पे कार्बन मान लीजिए, इसको हम पकड़ते हैं, ये कार्बन है, देखिए 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन से बॉन्डेड है। वैसे ये वाला कार्बन देख लीजिए तो 1 2 3 4, ये भी 4 से बॉन्डेड है। हर कार्बन यहाँ पर 4 कार्बन से बॉन्डेड है और एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से डायमंड में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ओके, अब क्योंकि ये बहुत हार्ड है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं? मार्बल काटने के लिए, ग्रेनाइट काटने के लिए, ग्लास काटने के लिए जो कटिंग नाइव्स होती हैं उनमें डायमंड लगता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, ग्लास खरीदने कभी आप दुकान पे जाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े ग्लास जो खिड़कियों में लगते हैं, थिक ग्लास दरवाज़ों में लगता है, तो उन्होंने देखा आप इस तरह का कुछ एक पेन जैसा होता है, इसके आगे ये जो निब है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर निब दिख रही है, ये क्या है, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा डायमंड का पीस लगा होता है, बहुत ही छोटा सा। और क्योंकि डायमंड बहुत सबसे हार्ड है, तो इसको आप जैसे ही पेन की तरह ग्लास की शीट के ऊपर चलाएंगे, वो ग्लास वहाँ से मतलब पूरा तो नहीं कटता, पर उसमें एक पूरा कट पड़ जाता है। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा भी जोर लगाएं तो बिल्कुल वहाँ से टूट जाता है ग्लास। तो ग्लास काटने के लिए, ठीक है, मार्बल और ग्रेनाइट को काटने के लिए डायमंड के कटर्स यूज़ होते हैं। फिर क्योंकि ये इतना हार्ड है, इसको एज एब्रेसिव यूज़ करते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये मेटल है और ये जो कटिंग डिस्क है, इसमें ऐसा नहीं पूरा डायमंड लगा हुआ है, बट डायमंड के बहुत ही बारीक पाउडर्ड फॉर्म में होगा, ये थोड़ा सा मिक्स किया हुआ। उससे क्या होगा, जब ये डिस्क घूमेगी तो ये इस सरफेस को क्या करेगा, स्मूथ करेगा। जैसे आप सैंड पेपर यूज़ करते हैं ना, रेगमाल, उससे क्या करते हैं आप, अगर वुडन सरफेस है उसको स्मूथ करने के लिए, तो वैसे मेटल्स को स्मूथ करने के लिए डायमंड के एब्रेसिव यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और हार्ड सरफेस को पॉलिश करने के लिए। ओके, तो ये हो गया डायमंड के बारे में पूरी डिटेल। अब ग्रेफाइट की डिटेल देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक। तो जो आपकी जो पेंसिल्स हैं उनमें क्या लगा होता है, ये जो लेड पेंसिल बोलते हैं, ये लेड नहीं होता, ये ग्रेफाइट होता है। तो कलर आप देख सकते हैं, ये इसका रॉ फॉर्म होगी। ब्रिटल है, बहुत इजीली टूट जाता है, जबकि डायमंड बहुत स्ट्रेंथ वाला एलिमेंट है, सॉरी एलोट्रॉप है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर एक डिफरेंस है डायमंड और ग्रेफाइट में कि ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है? अब इसका ये लेयर्ड स्ट्रक्चर देखें। यहाँ पर एक हमने एटम पकड़ लिया, ये यहाँ पर 1 2 3 एटम से कनेक्टेड है, पर कार्बन के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फोर्थ कहाँ है? फोर्थ घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, डीलोकलाइज है, मतलब फोर्थ अवेलेबल है। उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से ही ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सेकंड, क्योंकि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, देखिए ये एक लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई, ये थर्ड लेयर, तो लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर है, और लेयर इस एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, स्लिप कर सकती हैं, इसीलिए ग्रेफाइट स्लिपरी होता है। इसको आप टच करेंगे तो स्लिपरी होगा। डेंसिटी इसकी डायमंड से कम है, इसकी 2.2 है, डायमंड की 3.5 थी। ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। कुछ मशीनरीज में जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर हो या प्रेशर होता है, वहाँ पर आप ऑयल नहीं लगाते कभी कभी, ठीक है। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ लिक्विड नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर ड्राई ल्यूब्रिकेंट होते हैं। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट की ट्यूब है, इसे पाउडर फॉर्म में ग्रेफाइट निकलेगा, उसको एज ए ल्यूब्रिकेंट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेंट का मतलब हमेशा ऑयल नहीं होता। एंड थर्मोडायनेमिकली इट इज़ मोर स्टेबल दैन डायमंड, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि ये ज़्यादा स्टेबल है डायमंड से। ओके, तो आई थिंक ग्रेफाइट और डायमंड हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने पढ़ तो लिया है, पर अब इसको क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स को हम काउंट नहीं करते। कार्बन के ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑर्गेनिक में नहीं आते, ये इनऑर्गेनिक में पड़े जाते हैं। फिर कार्बोनेट्स, जैसे कि
मान लीजिए H2CO3 है, तो ये पार्ट CO3 जो है ये कार्बोनेट है। बाई कार्बोनेट जैसे NaHCO3, ये भी इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है। तो ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स को छोड़ के बाकी जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक में पढ़े जाते हैं। फिर कंपाउंड्स में ओपन चेन स्ट्रक्चर आते हैं। ओपन चेन जैसे कि स्ट्रेट चेन, आपने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब सीधी चेन है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है पर रिंग नहीं है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी चेन का मतलब क्या है कि ब्रांचेज हो सकती हैं बट रिंग नहीं होगा। साइक्लिक में क्या है, जैसे ये देखिए 3 कार्बन का साइकिल बना दिया, 4 कार्बन का बना दिया, 5 कार्बन का, 6 का, 7 का, 8 का, मतलब साइकिल होगा कोई ना कोई। ठीक है, तो ओपन चेन में हाइड्रोकार्बन्स आ गए और उसके डेरिवेटिव आ गए। तो हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन और कार्बन के होते हैं, उनमें सैचुरेटेड होंगे जिसमें सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होंगे। अनसैचुरेटेड के 2 कैटेगरी आ गई, एल्कीन जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एल्काइंस में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जैसे कि हाइड्रोजन हटा के आपने क्लोरीन लगा दिया तो CH3CH2Cl बन गया, OH लगा दिया तो CH3CH2OH बन गया। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव हो गए। फिर साइक्लिक में 2 टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक, होमो मीन्स सेम, तो होमोसाइक्लिक में सारे एटम सेम होते हैं, मतलब साइकिल के जो सारे एटम है वो कार्बन ही होंगे। ठीक है, होमोसाइक्लिक जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 5 एटम है तो पांचों के पांचों क्या है, कार्बन है। अब आप बोलेंगे कार्बन ही तो होते हैं हमेशा, कार्बन के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं। हेट्रो का मतलब है कार्बन के अलावा कोई बाहर का एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन लगा दिया यहाँ पर हमने, तो या 6 पोजीशन में से 5 पोजीशन पे तो कार्बन है, 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा दिया, या आप सल्फर लगा दो, नाइट्रोजन लगा दो, फॉस्फोरस लगा दो। ठीक है, तो कार्बन के अलावा अगर कोई बाहर का एलिमेंट भी साइकिल में है तो वो हेट्रोसाइक्लिक होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर एक हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे कार्बन के अलावा। एलिसाइक्लिक, अब देखिए होमो का मतलब है कि सारे के सारे इसमें कार्बन हैं, ऑल कार्बन एटम्स इन रिंग्स। ऐसा नहीं बोल रहा है हाइड्रोजन नहीं है, हाँ रिंग में कार्बन के ही रिंग है। होमोसाइक्लिक में 2 टाइप के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब है जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ये है 5 कार्बन का बना दीजिए, चलो इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया, 6 कार्बन का बना दिया, इसमें 2 डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, और दूसरे जो एरोमेटिक है इनमें बेंजीन रिंग होता है, जैसे कि बेंजीन एक एग्जांपल हो गया। बेंजीन पे कुछ और लगा दो, मान लो OH लगा दिया। ठीक है, OH नहीं लगाना है आपने तो मान लो हमने CH3 लगा दिया, एक और लगा दिया, या हो सकता है एक ही बेंजीन क्यों लेना, हमने 2 बेंजीन ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होंगे, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एलिसाइक्लिक में बेंजीन नहीं होगा। तो ये थी इनकी क्लासिफिकेशन। अब कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ये क्वेश्चंस अब घर पे या अभी आप क्लास में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज कार्बन इज क्या है, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रा, मोनोवैलेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट कर लें पॉज करके और फिर एक बार सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनको डायरेक्टली यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे और फिर मूव करेंगे टुवर्ड केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।